गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आपका ठोस अवस्था के अगले लेक्चर में। आज हम आपको ठोस अवस्था के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 1 से 12 तक के हल कराएंगे। आप सब तैयार होंगे? लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर है इसका, ऐसे ठोस जिनका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, नहीं होता, या विन्यास नहीं होता, अर्थात इनके अवयवीकरण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, हम कह सकते हैं कि ये ठोस अक्रिस्टलीय होते हैं। इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि इसी तरह के ठोस होते हैं। अगला प्रश्न, कांच क्वार्ट्ज से जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? जैसा आप जानते हैं, कांच एक अमोर्फस सॉलिड है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें अवयवी कणों की केवल लघु परासी व्यवस्था होती है। दूसरी ओर क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है और इसमें अवयवी कणों की लघु और दीर्घ दोनों परासी व्यवस्थाएं होती हैं। क्वार्ट्ज को गलनांक पर पिघलाकर उसे शीघ्रता से ठंडा करने पर कांच प्राप्त किया जा सकता है। आपको कुछ ठोस दिए हुए हैं, उनको वर्गीकृत करना है आयनिक, धात्विक, आणविक और सहसंयोजक ठोस में। तो हमारे पास जो ठोस हैं उनमें होगा आयनिक ठोस अमोनियम फॉस्फेट और लिथियम ब्रोमाइड है। धात्विक ठोस होता है जैसे पीतल, ब्रास, रुबिडियम। आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है आपके पास टेट्रा फॉस्फोरस डेकाऑक्साइड P4O10, आयोडीन I2 और फॉस्फोरस P4। सहसंयोजक सॉलिड्स होते हैं हमारे पास ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन। अक्रिस्टलीय ठोस है प्लास्टिक हमारे पास। अगला है उपसहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है? उपसहसंयोजन संख्या मीन्स क्या होता है? यदि परमाणुओं को गोलों के रूप में प्रदर्शित करें और किसी विशेष गोले के सन्निकट उपस्थित अन्य गोलों की संख्या और उस जो होती है उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। आयनिक क्रिस्टलों में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित गोलों की संख्या उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में परमाणुओं की उपसहसंयोजन संख्या क्या है? एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना, एक घनीय निविड़ संकुलन जो संरचना होती है उसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12। और अंतः केंद्रित घनीय संरचना की कितनी होती है? 8। तो इस प्रकार उपसहसंयोजन संख्या होगी एक घनीय की 12 और अंतः केंद्रित की 8। अगला प्रश्न नंबर 5, यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठका की विमाएं ज्ञात हैं तो क्या आप उसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट करें। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो परमाणविक द्रव्यमान होता है वो होता है m = ρ × Na × A³/Z। जहाँ रो क्या है? घनत्व, Na क्या है? अवागाद्रो संख्या, A क्या है? डायमेंशन यानी कोर जो होती है, और Z क्या है? आपके पास Z है परमाणुओं की संख्या किसी भी एकक कोष्ठिका में। तो इसमें से हमें जो 3 चीजें हैं, घनत्व है, कोर है और Z है, ये यदि ज्ञात हैं और Na फिक्स होता है, अवागाद्रो संख्या, तो इन चारों की वैल्यू रखकर हम परमाणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए। किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मेथेन के गलनांक एकत्र करें। इन अणुओं के मध्य अंतर आणविक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो किसी पदार्थ का गलनांक जितना ज्यादा होता है उसके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण उतना ही अधिक होगा और पदार्थ भी उतना अधिक स्थायी होगा। अब जल का क्या होता है? जल का 273 केल्विन। एथिल अल्कोहल का कितना होता है? 155.7 केल्विन। डाई एथिल ईथर का कितना होता है? 156.8 केल्विन। और मेथेन का कितना होता है? 90.5 केल्विन। अब इनको हम देखें तो जल और एथिल अल्कोहल में कौन सा अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड है? जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आवंदन एथिल अल्कोहल के
तुलना में कैसा प्रबल है, जो कि उसके गलनांकों से भी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि गलनांक देख लीजिए आपके पास जो जल का है वो कितना 273 केल्विन और एथिल अल्कोहल का कितना है 155.7 केल्विन। इसी प्रकार डाईएथिल ईथर के अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण होता है और मैथिन के अणुओं के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। तो इसका जो क्रम होगा वो क्रम क्या होगा, सबसे अधिक अंतर आणविक बल किसमें होगा, जल में, उससे कम किसमें होगा, डाईएथिल ईथर में, और इससे भी कम किसमें होगा, एथिल अल्कोहल में, और लास्ट में किसमें होगा, मीथेन में। अब एक और प्रश्न है आपके पास, षटकोणीय निविड संकुलन और घनीय निविड संकुलन में विभेद करेंगे, किस प्रकार विभेद करेंगे। तो आपको 15 अप्रैल को हमने लेक्चर जब दिया था, उसकी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें इन दोनों के बारे में विस्तार से बताया था कि इसमें एबी टाइप संरचना होती है, इसमें एबीसी टाइप संरचना होती है। इसका जो हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो रिक्ति होती है, इसमें पैटर्न को एबी टाइप लिखते हैं, और इसमें जो आपके पास सीसीपी जो पैटर्न होता है उसमें एबीसी टाइप लिखते हैं। तो आप इसकी पीडीएफ जो है लेक्चर नंबर 3 की, उसके पेज नंबर 3 और 4 से इसको विस्तृत पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगलों के में कैसे विभेद करेंगे, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठ का। ये भी आपको 14 अप्रैल के लेक्चर में जो आपको वीडियो नंबर 2 है उसमें आप देख सकते हैं, उसकी पीडीएफ का पेज नंबर 2 देखें तो उस पर इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। फिर भी द्विक स्थान में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, और एकक कोष्ठ का क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग होता है। जब इसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो संपूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति को हम कैसे विभेद करेंगे। तो चतुष्फलकीय रिक्ति में आपको देखो नीचे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में ये एक चित्र दिखाया हुआ है। इस चित्र में 3 गोलों के ऊपर एक गोला रखा हुआ है, और जो राइट साइड में नीचे कॉर्नर पर है इसमें 3 गोलों के ऊपर 3 रिवर्स गोले रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करें तो ये रिक्तियां 4 गोलों के द्वारा घिरी रहती है, जो एक नियमित चतुष्फलक के शीर्ष पर होती हैं, और ये रिक्तियां संपर्क में स्थित 3 गोलों द्वारा संलग्नित रहती हैं। कुल मिलाकर इसमें 6 गोलों से घिरी रहती हैं। आप इसकी डिटेल 15 अप्रैल को जो लेक्चर नंबर 3 था उसकी पीडीएफ के पेज नंबर 4 और 5 पर इसकी पुनः आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्ठका में कितने जालक बिंदु होते हैं। फलक केंद्रीय घनीय, फलक केंद्रित घनीय में कितने होते हैं, 8 तो कोनों पर होते हैं और 6 फलक के केंद्र पर होते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ जालक बिंदु पूछे हैं ना कि परमाणु पूछे। जालक बिंदु वो पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेटेस्ट पॉइंट्स 8 कोनों पर हैं और 6 इसके फलक पर हैं, तो 14 हो गए। इसी प्रकार फलक केंद्रित चतुष्कोणीय संरचना में जालक बिंदु 8 कोनों पर 6 फलक के केंद्र पर, यहाँ पर भी 14 है। और अंत केंद्रित घनीय संरचना में जालक बिंदु कितने हैं, 8 कोनों पर, एक अंत केंद्र पर, 9 हो गए। इस प्रकार प्रत्येक को एकक कोष्ठका में जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार बताइए। तो पहले समानता, आयनिक और धात्विक दोनों क्रिस्टलों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल विद्यमान होता है। आयनिक क्रिस्टलों में यह विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य होता है। धातुओं में यह संयोजी इलेक्ट्रॉन और कर्नेल्स के मध्य होता है। इसी कारण से इन दोनों के गलनांक उच्च होते हैं। दोनों प्रकार के क्रिस्टलों में स्थिर वैद्युत बंध अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इनमें अंतर कैसे कर सकते हैं, अंतर करने के लिए आयनिक क्रिस्टलों में आयन गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये ऐसा केवल गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं, यानी विद्युत प्रवाहित कब होगी इसमें, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में। लेकिन धात्विक क्रिस्टल में क्या होता है, धात्विक क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते, अपितु मुक्त रहते हैं और इस प्रकार ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अगला जो अंतर होगा वो कैसे होगा, आयनिक बंध स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण प्रबल होते हैं। आयनिक क्रिस्टल कठोर होते हैं क्योंकि इनमें विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। जबकि धात्विक बंध दुर्बल भी हो सकता है और प्रबल भी हो सकता है। यह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कर्नेल के आकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से धातु के क्रिस्टल में संकलन क्षमता की गणना कीजिए। देखिए संकलन क्षमता का आपको पूरा डिटेल पढ़ाया था 15 अप्रैल को, जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें सरल घनीय जालक की संकलन क्षमता आपको 52.4% निकाली थी। आप इसको पुनः आप पीडीएफ नंबर 3 का पेज नंबर 6, 7, 8 पर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अंत केंद्रित घनीय जालक की संकलन क्षमता 68%, इसकी पूरी डिटेल, इसका डेरिवेशन वीडियो नंबर 3 में 15 अप्रैल 2020 को जो आपको बताई थी उसके, और पीडीएफ का पेज नंबर 6, 7, 8
जो PDF 3 नंबर है उसमें मिलेगी। और फलक केंद्रित की जो संकलन क्षमता 74% होती है, इसका भी वीडियो लिंक और PDF आपको पूर्व में ही प्रेषित कर दी है और आप इसको पुनः वहां से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 11, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। देखिए FCC का मतलब Z=4। यदि इसकी कोष्ठका के कोरों की लंबाई, कोर मींस A कितना दे रखा है आपको, इसकी जो लंबाई दे रखी है 4.077 और इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर और घनत्व इसका रो दे रखा है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास परमाणविक द्रव्यमान m हम जानते हैं कि घनत्व का सूत्र क्या होता है, ρ=Zm/Na/A3। तो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने m की वैल्यू निकाल ली। m की वैल्यू कितनी आई, ρ×Na/A3/Z। रो की वैल्यू रख दी 10.5 और Na की फिक्स होती है 6.022 × 10⁻23 और आपके पास A की वैल्यू कितनी है 4.077 × 10⁻8 और इसके घात 3 है तो होल क्यूब कर दिया अपॉन 4। सोल्व करने पर आ जाएगा 107.14 ग्राम पर मोल। तो हम कह सकते हैं चांदी का परमाणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 107.14 ग्राम प्रति मोल। अगला प्रश्न आज के लिए प्रश्न नंबर 12, एक घनीय ठोस दो तत्व P और Q से बना है। घन के कोरों पर Q परमाणु एवं अंत केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है, P और Q की उपसंयोजन संख्या क्या है। देखिए घन के परमाणु जो Q है वो 8 कोनों पर है, तो 8 कोनों पर कितना होगी, 8 कोने की वैल्यू होती है 1/8, तो 1/8 × 8 कितना हो जाएगा 1। और परमाणु P अंत केंद्र पर है तो अंत केंद्र का पूरा परमाणु यूज होता है। इस प्रकार एक परमाणु तो हो गया Q का, एक हो गया P का, तो कुल मिलाकर यौगिक का सूत्र कितना हो गया, PQ हो गया। अब इस प्रकार घनीय ठोस में जो आपको पता है कि 8 कॉर्नर पर है, तो जो Q परमाणु है वो कॉर्नर पर है और P बीच में है, तो P कितने से घिरा हुआ है 8 से, तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी यहाँ पर 8 होगी प्रत्येक की। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर आपके पास उपस्थित होंगे NCERT के रिमेनिंग क्वेश्चंस के लेके। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।